दोस्तों नमस्कार। अतुल स्टडी पॉइंट आज आपके लिए लेके आया है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में, राज्य सरकार में, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों में, स्थानीय स्वशासन में। तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। किसमें निहित हैं? संसद में निहित हैं। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियां जो संघ सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार कानून बनाती है, समवर्ती सूची पर दोनों का कानून बनाते हैं। जब दोनों में टकराव हो जाता है तो केंद्र का कानून मान्य होता है। लेकिन इन समवर्ती सूची और ये सभी जो है 7वीं अनुसूची में रखे गए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो केंद्र सरकार को या संसद को प्राप्त हैं, उन्हीं को हम अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं, जो अनुच्छेद 248 के अंतर्गत संसद को प्रदान की गई हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न हो गया। दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? प्रबोध का मतलब है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? सारनाथ में, बोध गया में, कपिलवस्तु में, राजगृह में। तो जो बुद्ध थे, बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। प्रबोध बोध गया में प्राप्त हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? ये बिहार में गया डिस्ट्रिक्ट के पास में बोध गया पड़ता है। और बोध वृक्ष एक पीपल का वृक्ष है, इसके नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसको बोध वृक्ष बोला जाता है। तो दूसरा इसमें दिया गया है सारनाथ। सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो वाराणसी में स्थित है। कपिलवस्तु ये जो है राजा शुद्धोधन की राजधानी हुआ करती थी और ये भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित है। राजगृह, राजगृह क्या है? यहाँ पर प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। किसके शासनकाल में? अजात शत्रु जो मगध का शासक था, इसके शासनकाल में यहाँ प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। चलिए पहला प्रश्न हमारा क्लियर हो गया, दूसरा क्लियर हो गया। तीसरे पर चलते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं इस श्रृंखला में, आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने? चंद्रशेखर, चौधरी चरण सिंह, आई.के. गुजराल, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो थे वो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। उनके निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा अस्थायी तौर पर बनाए गए, कार्यवाहक बनाए गए। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। उनकी मृत्यु के बाद फिर गुलजारी लाल नंदा बने और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी और इसके बाद जनता दल से मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, जो पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। चलिए चौथा प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो हम जानते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो कार्यपालिका देश का शासन चलाने के लिए कार्यपालिका होती है और उसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हमारा जो बी विकल्प है इसमें सही है। प्रधानमंत्री जो है वह प्रधान होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है, 55 वर्ष है, 60 वर्ष है या 58 वर्ष है? तो 65 वर्ष की आयु में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें जल्दी से जल्दी हमें करना है। अग्निवलय किसे कहा जाता है? अटलांटिक परिमेखला, हिंद परिमेखला, प्रशांत परिमेखला या आर्कटिक परिमेखला? तो प्रशांत परिमेखला जो है यहाँ पर विश्व के 63% जो है यहाँ पर कह सकते हैं 2/3% ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और क्या है? ये 40,000 किलोमीटर इसका जो क्षेत्रफल है, मतलब 40,000 किलोमीटर में ये फैला हुआ क्षेत्र है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्किल ऑफ फायर। प्रशांत महासागर के अंतर्गत है। यहाँ 2/3 ज्वालामुखी, विश्व के 2/3 ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं
प्रशांत परिमेखला, जो आग्नेय वलय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड नंबर जो होता है शुरुआत किस वर्ष हुई? 1950 में हुई, 1959 में हुई, 1965 में हुई, 1972 में हुई। तो 15 अगस्त 1972 को किसके द्वारा? श्री राम भिकाजी वेलणकर द्वारा जो है 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देवनागरी है, ब्राह्मी है, खरोष्टी है, हायरोग्लाइफिक्स है। तो ज्यादातर जो कुल मिला के 40 अभिलेख अभी तक हम लोगों को प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें से अधिकांश अभिलेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जबकि 2 अभिलेख तक्षशिला एवं लघुमान अभिलेख ऐसे अभिलेख हैं जो अरमाइक और ग्रीक लिपि में लिखे गए हैं। ये काबुल के पास में ये स्थान है। तो इसका जो आंसर हमारा है वह ब्राह्मी लिपि है। अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? कर्नाटक करता है, असम करता है, पश्चिम बंगाल करता है या जम्मू कश्मीर करता है? तो संपूर्ण रेशम का आधा भाग उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करता। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्नाटक रेशम का आधा भाग जो है पूरे देश के रेशम का आधा भाग उत्पन्न करता है। निम्न में से कौन सा कायांतरिक चट्टान है? ग्रेनाइट है कि सैल है, संगमरमर है और बेसाल्ट है? तो सैल जो है ये ग्रेनाइट, संगमरमर और बेसाल्ट, ये सभी सैल के प्रकार हैं। सैल 3 तरह के होते हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या कायांतरित बोलते हैं। तो कायांतरित हमें इसमें देखना है। तो संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है, इसका सी विकल्प सही है। और जो ग्रेनाइट है और बेसाल्ट है ये दोनों आग्नेय चट्टाने हैं। आग्नेय चट्टाने कहाँ से निकलती हैं? जो लावा होता है, ज्वालामुखी का लावा, उससे जो मैग्मा निकलता है उससे भी चट्टाने निर्मित होती हैं। तो आग्नेय चट्टाने उसी से बनी होती हैं। अगला 11वां प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन, 23वां संविधान संशोधन, 30वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन, किसमें? तो 21वां संविधान संशोधन जो है उसमें सिंधी भाषा को संविधान में जोड़ा गया। ये हमारा 11वां प्रश्न था। और ये जो 21वां संशोधन हुआ किस सन में हुआ? 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ है। हमारे संविधान में 22 भाषाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, जबकि दूसरे नंबर का जो अफ्रीका महाद्वीप है ये दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। और यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है, पृथ्वी की वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें मुख्य रूप से 5 परतें हैं। पहली परत जो सबसे नीचे है उसे क्षोभ मंडल, और उसके ऊपर जो है वो समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल के बाद बहिर्मंडल। ये 5 मंडल हैं जिसको क्रम से हम ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के नाम से जानते हैं। लेकिन जो शुरुआत से लेके 29 किलोमीटर की ऊंचाई है वह 97% भाग जो है वो वायुमंडल का 97% भाग बना लेती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए। आप खूब स्टडी करिए इसका। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में है? असम राज्य में है, पश्चिम बंगाल राज्य में है, बिहार राज्य में है, मेघालय राज्य में। तो जूट सबसे अधिक भारत में कहाँ पैदा होता है? पश्चिम बंगाल में जूट सबसे अधिक पैदा होता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है? कौन हटा सकता है? उच्चतम होना चाहिए यहाँ पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। संसद, विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल और संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। तो जो न्यायाधीश हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हैं, उनको हटाने के लिए संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है। समावेदन का मतलब क्या है कि 2/3 बहुमत से जब संसद में प्रस्ताव पारित हो जाता है तब राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करके उसको जो है पदच्युत कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये हमारा डी विकल्प इसका सही है। और इस तरह से अगले प्रश्न पर हम लोग 16वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से कौन जैव निम्नीकरण करणीय है? बायोडिग्रेडेबल है। कौन है? कागज है या डीडीटी है, एल्युमिनियम है या प्लास्टिक है? इसका मतलब है कि कौन सड़ जाता है। तो ये जो कागज है ये सड़ जाता है, बायोडिग्रेडेबल है, ये जैव निम्नीकरण है कागज। कई बार प्रश्न ये आ चुका है, पूछा जा चुका है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा बांध है, नागार्जुन सागर बांध है, हीराकुंड बांध है या कोसी बांध है? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। जो कितनी लंबाई है इसकी? 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ऊंचाई है 61 मीटर इसकी ऊंचाई है। और ये कहां पर है? महानदी पर यह बनाया गया है। महानदी पर ये बनाया गया है और 1957 में इसकी स्थापना की गई है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है? ईटानगर में है, शिमला में है, नागपुर में है, जूनागढ़ में। आप भी साथ में आंसर देते रहिए। तो जो राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान अवस्थित है वो कहाँ है? नागपुर में अवस्थित है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया? लाल बहादुर शास्त्री ने, मोरारजी देसाई ने, चौधरी चरण सिंह ने या चंद्रशेखर ने? तो हम जानते हैं हम सब कि चौधरी चरण सिंह ने कभी संसद का सामना नहीं किया। चलिए 20वें प्रश्न पर हम लोग आते हैं। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। तो जो माध्यमिक शिक्षा होती है वो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता। नहीं विशेषकर हमें ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यहीं से हमारा गलत हो जाता। पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में हमने पढ़ा, बस तुरंत हम ग्रामोद्योग या ग्रामीण सड़कें देखा, एक पर लगा दिया आंसर। तो ध्यान रखना है कि नहीं भी हमें देखना है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो असहयोग आंदोलन के समय में कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के वायसराय थे। पूरे 40 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं जो आने भी हैं। राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा में 40 प्रश्न जीएस के आएंगे। करंट के प्रश्न भी आपको दिए जाएंगे, थोड़ा सा और समय बीतने दीजिए, सारे प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने आएंगी। मैंने अपना राज अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। यह किसकी उक्ति है? जहांगीर की है, शाहजहां की है, औरंगजेब की है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो युक्ति लिखी गई है ये जहांगीर की है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। वर्ष 1906 में बंबई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे ने की, महात्मा गांधी ने की, बी.आर. अम्बेडकर ने की, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि बी.आर. शिंदे, विट्ठल रामजी शिंदे, पूरा नाम बी.आर. शिंदे का विट्ठल रामजी शिंदे ने क्या किया था? दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किया था। किसने किया था? विट्ठल रामजी शिंदे ने किया था। अब दूसरा आ गया महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में की थी। इसके बाद है बी.आर. अम्बेडकर। तो 1942 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया
शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना इन्होंने की थी। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। तो इसका जो आंसर हमारा है दलित वर्ग मिशन समाज। दलित वर्ग जैसे हम देखते हैं तो अंबेडकर लगा देते हैं, लेकिन B.R. शिंदे ने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी ननकाना में हुआ था या मुल्तान में, अमृतसर में, लोथल में? तो तलवंडी एक ग्राम का नाम है और यहीं पर ननकाना में जो है 1469 ईस्वी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। वर्तमान में ये जो है भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। चलिए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल था, बिंदुसार था, राहुल था या कोई नहीं? तो बिंदुसार को हम जानते हैं कि जो अशोक के पिता थे वो बिंदुसार थे और कुणाल जो है इनका उत्तराधिकारी था। इनका पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। आप लोगों ने पढ़ा होगा या जान लीजिए। चलिए उत्तराधिकारी का कुणाल था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, राजा राम मोहन राय ने की या ज्योतिबा फूले ने की? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये आ गया है। तो सबसे पहले विवेकानंद ने क्या किया था? विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कहां पर? बेल्लूर में की। 1 मई 1897 में किया। बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया? आर्य समाज की स्थापना की। किस सन में किया? 10 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया। अगले प्रश्न पर अगला देखते हैं। राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। कब की? 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में इन्होंने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना ये बंबई में इन्होंने किया था। और ज्योतिबा फूले जो थे इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी 24 सितंबर 1873 पुणे महाराष्ट्र में। 24 सितंबर 1873 सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने पुणे महाराष्ट्र में किया था। बहुत ही अच्छे प्रश्न इसमें हैं। ये बहुत बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? प्रथम गोलमेज सम्मेलन या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय? तो इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही है? हमारा जो बी विकल्प है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने के लिए कहां गए थे? लंदन गए थे 5 मार्च 1931 को। चलिए अगले प्रश्न में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे, तुकाराम थे, एकनाथ थे, रैदास थे? तो रामदास जो थे वो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत किसने की? रामनाथ पुरी ने, जी.डी. कुमार ने, लाला हरदयाल ने, तारकनाथ दास ने? तो किसने किया था? तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार की शुरुआत की। अमेरिका में। निम्न में से किस संगीत वाद्य यंत्र को हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण? तो हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सब कौन सा है? वीणा है कि ढोलक है कि सितार है या सारंगी? आप भी अपने साथ में बताइए कि कौन सा सही है। तो इसमें जो है हिंदू मुस्लिम गान वाद्य यंत्रों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण जो है वह सितार है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कौन सा है? वेदों के संकलनकर्ता कौन है? तो वाल्मीकि हैं, वेद व्यास हैं, संकर्षण है या पतंजलि है? तो संकलनकर्ता का मतलब है कि जो चीज पहले से बन गई है उसको सुसंगठित कर देना। तो क्या किया था? जो वेद व्यास थी इन्होंने पुराणों की रचना की थी।
जो हमारे वेदों पर आधारित था। तो इसलिए जो है इन वेद व्यास को क्या कहा जाता है, वेदों का संकलनकर्ता कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो कनिष्क के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा या चंद्रगुप्त के द्वारा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम साम्राज्य, भारतीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से, क्योंकि चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। वर्ष 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? किसने रद्द किया? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने या लॉर्ड मिंटो ने? तो जो लॉर्ड लिटन थे इन्होंने 1878 में ही क्या किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लाए थे। लेकिन लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने इस प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। इस प्रेस एक्ट के द्वारा क्या था कि प्रेस की आज़ादी को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो है विरोध हो रहा था। अगले प्रश्न पर, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या मोतीलाल नेहरू? तो कौन थे? सी विकल्प इसका सही है, चित्तरंजन दास थे। क्या थे? इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक इन्होंने लिखा था, ये लेखक थे। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 35वां, अजंता चित्रकारी किससे संबंधित है? हड़प्पा काल से। काल शब्द आ गया है, अगर केवल काल नहीं होता तो ये हम लिख सकते कि बौद्ध से संबंधित है, बुद्ध से संबंधित। लेकिन काल कह रहा है हड़प्पा काल से है, मौर्य काल से है, बौद्ध काल से या गुप्त काल से। तो अजंता की चित्रकारी जो है वह गुप्त काल से संबंधित है। जबकि जो चित्र बने हुए हैं वो बुद्ध के ही चित्र अधिकांशता हैं, बुद्ध से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन ये गुप्त काल में बने, इसलिए ये आंसर जो हमारा है वो गुप्त काल सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन? तो भारत का प्रथम वायसराय कब बनाया गया? 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जो जनरल हुआ करता था, गवर्नर जनरल, वह क्या हो गया? वह हो गया वायसराय। और भारत की प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया प्रथम वायसराय। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में है, हैदराबाद में है, देहरादून में या नई दिल्ली में? आप भी साथ में आंसर बताइए। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है। चलिए उत्तराखंड में देहरादून पड़ता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों के द्वारा, सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालयों के द्वारा। तो भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? नई दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में? तो 1 अप्रैल 1900 जो हमारा जो है रिजर्व बैंक है वो मुंबई में स्थापित है। कहाँ पर? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, लेकिन 1937 में क्या हुआ कि इसको मुंबई में स्थापित कर दिया गया। तो वर्तमान में जो है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है, लेकिन स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में कहाँ? कलकत्ता में हुई थी। लास्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों में, जिससे ये वीडियो लोगों तक पहुंचे और लोगों को जानकारी भी मिले, और साथ में जो हमारा उद्देश्य है कि ज्ञान जो है वो फ्री में सब लोगों तक पहुंचे, फ्री में सब लोगों के पास पहुंच जाए। अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है, कमेंट कीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तब। चलिए अगले प्रश्न पर, ये लास्ट प्रश्न है। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है?
तेल शोधन उद्योग के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, लौह इस्पात उद्योग के लिए या कागज उद्योग के लिए। तो बरौनी तेल शोधनशाला हम लोग सब लोग जानते हैं, ये विकल्प हमारा सही है। इस तरह से हमारा अंतिम प्रश्न था जो समाप्त हो गया है। और खूब पढ़िए, और ये कक्षाएं बिल्कुल ही निःशुल्क हैं, कोई शुल्क नहीं है। आप पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई भी सुझाव है, कोई भी शिकायत है, वो आप कमेंट में शेयर करिए। धन्यवाद।